क्या रशिया ने यूक्रेन के एवज ईरान को बेच दिया है? इस खबर के ऊपर हमने बात करनी है और ये बड़ी एक अहम खबर है जो बहुत तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है। इसके साथ ईरान को अंदर से जो धोखा दिया गया है या फिर मिला है, दो बड़े अहम नाम सामने आए हैं। एक ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी का और एक ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ का। इन दोनों का क्या किरदार था जिसे ईरान के निज़ाम के अंदर इस्लाह पसंद कहा जाता है? ये दोनों बड़ी अहम खबरें हैं जो कि आज के इस व्लॉग में शामिल होंगी, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले इस खबर के ऊपर बात कर लेते हैं कि रशिया की जानिब से क्या वाकई यूक्रेन के एवज ईरान को बेचा गया। अब इस हवाले से जो डिटेल मैंने सामने रखनी है, इसके तमाम तर जो हवाला जात हैं वो मौजूद हैं। न्यूज़ सीक के अंदर मौजूद है, रॉयटर्स के अंदर मौजूद है, दी जेरूसलाम पोस्ट के अंदर मौजूद है। मैं डिस्क्रिप्शन में इन तमाम रेफरेंसेस का लिंक भी डाल दूंगा। किसी ने अगर आज़ादाना तौर के ऊपर तहकीक करना चाहिए तो वह ज़रूर तहकीक भी कर सकता है। हुआ क्या है? हुआ ये है कि ईरान की जानिब से बहुत अरसे से रशिया से S-400 जो रशिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है वो मांगा जा रहा था, मगर रशिया की जानिब से कभी भी अवामी सतह के ऊपर यह तरदीद नहीं की गई थी कि हम ईरान को S-400 नहीं देंगे, बल्कि एक कंडीशन साथ लगा दी जाती थी कि हम आपको S-400 ज़रूर देंगे, मगर उसको ऑपरेट करने के लिए आपके लोग नहीं होंगे बल्कि हमारे इंजीनियर जाएंगे और वही इसको इंस्टॉलेशन भी इसकी करेंगे और वही इसको ऑपरेट भी किया करेंगे। अब ईरान की जानिब से बारहा इस बात का इनकार किया जाता रहा। ईरान की जानिब से कहा गया कि भाई हम एक चीज़ पैसे देकर ख़रीद रहे हैं तो उसके ऊपर हमारा मुकम्मल कंट्रोल भी होना चाहिए, मगर ये एक बहाना था, एक ज़ाहरी फेज़ था। जो चीज़ें जो ख़बरें अभी सामने आ रही हैं, हकीकत ये नहीं थी। अब ख़ुद ईरान के अंदर ये बात बहुत तेज़ी के साथ हो रही है कि रशिया का जो किरदार है और उसके साथ जो ताल्लुकात हैं, बिलखसूस तज़वीराती एग्रीमेंट जो 25 साल हुआ है, उसके ऊपर नज़र सानी की जाए। क्यों? उसकी वजह यह है कि ये जो हवाला जात मैंने आपके सामने रखे हैं, इन्हीं मीडिया आउटलेट से ये ख़बर सामने आई है कि रशिया और इसराइल के खुफिया मुज़ाकरात हुए थे, जिसके अंदर ये डिस्कस किया गया था कि यूक्रेन के मामले में अमरीकी दबाव को हटाया जाए, उसकी सपोर्ट को हटाया जाए और उसके बदले में शाम और ईरान के साथ जो चाहे अमेरिका चाहे उसके इत्तेहादी चाहे करना चाहें वो कर लें। रशिया अपनी जो फोर्सेस है वो कभी भी नहीं भेजेगा ईरान के अंदर, और ना ही किसी किस्म का जो दिफाई मुआहदा ऐसा है जिसे इसराइल अपने लिए एक रेड लाइन समझता है वो करेगा। अब इसराइल की जानिब से तस्वीराती तौर के ऊपर रशिया को ये पैगाम दिया गया था कि अगर आप ईरान को S-400 जदीद दिफाई निज़ाम देते हैं तो ये इसराइल के लिए एक रेड लाइन तस्वुर की जाएगी, और अगर ऐसा हो जाता है तो उससे इसराइल ने जो अपने पॉलिसी बना रखी है शाम से मुतल्लिक, लेबनान से मुतल्लिक, उसके अंदर ख़ासी रुकावटें आ सकती हैं। इसलिए रशिया को ये पैगाम दिया गया था कि आपने किसी भी सूरत ईरान को ये जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है S-400 ये नहीं देना। इसके साथ फ़कत इसराइल ही शामिल नहीं था, बल्कि जो इन्हीं हवाला जात के मुताबिक जो अरब ममालिक हैं वो भी शामिल हैं। उनके अंदर ये बताया गया है कि रशिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात को भी नाराज़ करे। इस हवाले से सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी ये पुतिन को बताया गया था कि आपने ईरान को ये जदीद तरीन जो दिफाई निज़ाम है ये नहीं देना, ना ही जो जदीद तरीन जो फ़ाइटर जेट हैं वो देने हैं। ज़्यादा बात फ़ाइटर जेट से मुतल्लिक नहीं की गई, लेकिन S-400 से मुतल्लिक ये बातें जो हैं वो की गई हैं, और ये अमूमी तौर के ऊपर अब सब कुछ जो है ये सामने आता जा रहा है कि किस तरह से, और ये हमने अमलन भी होते हुए देखा है। आपको याद होगा कि जब ईरान इसराइल की कशीदगी बढ़ी तो जितना भी जो दिफाई निज़ाम मगरबी दुनिया ने, अमेरिका ने, बिलखसूस अमेरिका ने जो यूक्रेन के अंदर नस्ब किया गया था उसे फ़ौरी तौर के पर वहाँ से निकाला गया, इसराइल के लिए भेजा गया। और अभी रिसेंटली बताया यह जा रहा है कि 1 या 2 जुलाई को ये ख़बर भी सामने आई है कि मिलिट्री जो जहाज़ हैं कार्गो के वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर खेप लेकर अमेरिका से इसराइल भी पहुँचे हैं, और बताया यह गया है कि पेंटागन की जानिब से ये सामान जो है वो यूक्रेन को भेजा जाना था, लेकिन पेंटागन ने ही ऐन वक्त के ऊपर इस तमाम मनसूबाबंदी को, प्लान को चेंज किया, यूक्रेन के बजाय इसराइल को भेजा। अब इसमें 2 खबरें सामने आ रही हैं। कुछ ये भी बताया जा रहा है कि इसराइल ने काफ़ी हद तक ये सामान ख़रीदा है, और कुछ ये कहा जा रहा है कि ये सामान पेंटागन को एक इमदाद की मद में जाना था, मगर अब उस सामान का जो रुख है वो तब्दील किया गया और उसे इसराइल में पहुँचाया गया। और ऐसी ख़बरों के बाद इन ख़बरों को तक़वियत मिलती है जो राइटर्स ने, जो ख़ुद इसराइल के अपने अखबार दी जेरूसलाम पोस्ट ने और न्यूज़ सीक ने ये नशर की हैं कि इसराइल और पुतिन के माबैन एक ये खुफिया
मुलाकात हुई थी, जिसके अंदर ये कुछ उसूल और ज़ाबते तय किए गए थे कि आप ईरान की मदद ज़रूर करें जिस हद तक करनी चाहिए, मगर ये एक रेड लाइन है, इससे आगे आपने नहीं बढ़ना। और वही रशिया ने कमिटमेंट की और उसके बदले में यूक्रेन से सपोर्ट हटाएगी। एक तो ये बात हुई, और यही वो नतीजा है कि अब ईरान ने जब S-400 की जानिब से S-400 जब नहीं दिया गया रशिया की जानिब से और उसके अंदर काफ़ी रुकावटें पैदा की गई, और उसके बाद ईरान की जानिब से अपना जो दिफाई निज़ाम है, जिसे वो S-300 भी कहता है या बवार भी कहता है, ये वो दिफाई निज़ाम है जो ईरान ने ख़ुद जनरेट किए ताकि इसको मज़ीद अपडेट किया जा सके। लेकिन ज़ाहिर है वो ईरानी साख्ता टेक्नोलॉजी थी, उस हद तक मौसर नहीं हो सकी जो जैसा कि होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल ईरान ने फिर अपनी जो टेक्नोलॉजी है, दिफाई निज़ाम है, उसके ऊपर काम को तेज़ किया। अच्छा, ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि रशिया की जानिब से तो ऐसा किया ही गया, मगर जो ईरान के साबिक़ सदर हसन रूहानी और ईरान के जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़, उनका नाम किस हवाले से आ रहा है? उनका नाम इस हवाले से आ रहा है, ये बहुत से बिलख़ुसूस पाकिस्तान में जो मौजूद लोग हैं वो इस बात का इदराक उन्हें नहीं होगा कि हसन रूहानी और जवाद ज़रीफ़ और उन्हीं की पार्टी की हुकूमत अभी मौजूदा है। मसूद पेज़ेश्कियान जो है ये इन्हीं की पार्टी के रुकन हैं जो इस वक्त ईरान के सदर हैं। इनकी पार्टी से मुतल्लिक मिलता है, बिलख़ुसूस इन दो अफराद से मुतल्लिक मिलता है कि ये इनकी मुमकिना तौर के ऊपर पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह हम मगरिब के साथ और हम अमेरिका के साथ हाथ मिला लें और हम अपने पर से ये पाबंदियाँ हटा लें, चाहे अब इसकी जो भी कीमत होती है वो हो जाए। अब हसन रूहानी का ये मानना है, वो ख़ुद को, अब ज़ाहिर है ईरान का एक अपना सिस्टम है, वो दोबारा सदर तो नहीं बन सकते, लेकिन हसन रूहानी अब ये चाहते हैं कि किसी तरह कुछ भी मुदाखलत हो इस निज़ाम के अंदर, कुछ ना कुछ अगर खाना जंगी आ सकती है वो आ जाए और उनके लिए राह हमवार हो सके ताकि वो ईरान के मुमकिन तौर के ऊपर सुप्रीम लीडर बन जाए। अब सुप्रीम लीडर बनने के लिए भी एक बड़ा पेचीदा निज़ाम है ईरान के अंदर मौजूद ही, लेकिन ये दो अशख़ास जो हैं वो ऐसी चीज़ चाहते हैं कि किसी भी तरह एक बड़े पैमाने के ऊपर कुछ खाना जंगी, कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाए। हसन रूहानी सदर तो नहीं बन सकते, लेकिन उन्हें एक ऐसा ओहदा दे दिया जाए जो वो तमाम चीज़ों को मैनेज करे और उन्हें चलाए, और उसके बाद मामला जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ आगे गामज़न हो जिस पॉलिसी के ऊपर वो गामज़न है। अब मगरबी दुनिया और अमरीका ईरान के अंदर मौजूद उनकी पार्टी को इस्लाह पसंद कहते हैं, और ये वही पार्टी है जिन्होंने अमेरिका मगरबी ममालिक के साथ मुज़ाकरात भी किए थे, जबकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने उन्हें उस वक्त भी बताया था कि आपने मुज़ाकरात कर लिए, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेंगे। और वही हुआ। जब हसन रूहानी बहैसियत सदर, उनकी एक आखिरी मीटिंग थी ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ, तो उस हवाले से भी जो रिपोर्ट हुआ था कि ख़ासी ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से काफ़ी तनकीद की गई थी उनकी पॉलिसीज़ के ऊपर कि आपने मगरबी दुनिया और अमेरिका के ऊपर भरोसा किया, और देखिए कि फिर उन्होंने एट द एंड क्या किया। और यही बात मैं पहले दिन से आपको कह रहा था कि ये काबिल एतमाद नहीं है, लेकिन बार बार ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि ईरान के अंदर ये जो दो शख्सियात मौजूद हैं, ये अभी भी इनकी मुमकिन तौर के ऊपर कोशिश है कि किसी तरह मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हो, निज़ाम को तब्दील किया जाए और तमाम जो उमूर हैं वो ख़ुद संभाले जाएँ। ये और यही वो हसन रूहानी से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि जब वो सदर थे ईरान के, तो इन्हें उस वक्त कहा गया था ईरान की स्टेट की जानिब से कि आप तेज़ी के साथ चाइना के साथ ताल्लुकात को इस्तवार करें और बेहतर से बेहतर करें, मगर इन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। इन्होंने कहा कि हम रशिया के साथ ही इंतखाब करते हैं और उसी के साथ हम अपना अलायंस बेहतर तौर के पर बनाएंगे। तो अब वो जो फ़ैसला किस हद तक गलत साबित हुआ है वो हमें इन दिनों के अंदर बेहतर तौर के पर समझ में आ जाता है कि ईरान की जो पॉलिसी शिफ्ट हुआ या जो बेहतर करने का मौका था वो नहीं किया गया वक्त के ऊपर, और फिर उसके जो नताइज आए हैं वो क्या आए हैं। अब फ़ैसला जो है ज़ाहिर है नज़रसानी की जा रही है। अब ईरानी स्टेट ने बहुत सारे मामलात अपने हाथ में ले लिए हैं, और अब यही वो वजह है कि जब कहा जा रहा है कि चीन के साथ हमने टेक्नोलॉजी के मैदान के अंदर आगे बढ़ना है और तेज़ी के साथ चाइना की जो टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हमने अपना इन्हिसार करना है, और रशिया से हमने किसी हद तक साथ अपना खींचना है। अब जो ईरान और शाम के मामले के ऊपर जो मीटिंग होती थी उसमें इन्हीं मीडिया आउटलेट्स को मैं दोबारा कोट कर रहा हूँ, उसके अंदर ये चीज़ भी सामने आई कि जब इसराइल की जानिब से कोई भी इक़दाम करना होता था ईरान के अंदर या शाम के अंदर, जहाँ पर रशिया की अपनी आर्मी और उनके अड्डे भी मौजूद हैं, तो वहाँ पर पेशगी इतलात रशिया को दे दी जाती थी कि भाई ऐसी कार्रवाई होने लगी है,
तो आप अपनी फ़ौजियों की जो नकल व हरकत है उसको महदूद कर दें, इस हद तक रख लें, हम ये करने लगें। और उसके बाद ये जो स्टेप है ये फिर उठाया जाता था। तो अब ये वो तमाम चीज़ें हैं जो खुलकर सामने आ गई हैं कि कैसे रशिया की जानिब से ईरान को धोखा दिया गया और कैसे ईरान एक बहुत लंबे अरसे तक रशिया के ऊपर इन्हिसार करता रहा और उसके जो नताइज हैं वो क्या निकले हैं। ईरान को बाहर से भी मुश्किलात का सामना है, उसके अपने एक अहम इत्तेहादी की जानिब से मुश्किलात का सामना है कि किस तरह से डबल गेम खेली गई है, और दूसरी साइड के ऊपर ईरान के अंदर से ही शख्सियात मौजूद हैं और वो ताकतवर शख्सियात हैं, उन्हें बहुत बड़ी अवामी हमायत भी हासिल है। यही वो वजह है कि तभी उनकी पार्टी की हुकूमत भी कर रही है ईरान के अंदर। तो मुश्किलात हैं, काफ़ी हद तक हैं, लेकिन अब देखना यह है कि ईरान की जो स्टेट है वो इसको कैसे हैंडल करती है और कैसे हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ईरान को अपने अंदर से ज़्यादा चैलेंज है। और देखना यह है कि ईरान अपने किन दोस्तों का इंतखाब करता है और वो काबिल एतमाद भी होते हैं या फिर नहीं होते। तो ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।